राधे राधे दोस्तों। आज हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें आप मेनली 12th क्लास आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड और हरियाणा बोर्ड मैक्सिमम पार्ट आपका मध्य प्रदेश बोर्ड का भी रहेगा। इसके बाद आप टोटल एनसीईआरटी को कवर करके चलेंगे अपन, जिसमें इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को भी हेल्प मिलेगी। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए मैं अलग से वीडियो भी अपलोड किया करूंगा, क्योंकि अपन यहाँ पर बाईलैंग्वेज बात करेंगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। इसके बाद आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड आपको कंप्लीट फिजिक्स मिलेगी। यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, यह आप निश्चिंत रहिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आप मेरे टोटल 12th और 11th के लेक्चर एक बार नोट करके एक्सरसाइज के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे या नेक्स्ट जो भी आएगा तो 101% कोई भी क्वेश्चन जो मैं एक्सरसाइज में कराऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन टच करेंगे आईआईटी मेन के। आईआईटी मेन और नीट कंप्लीटली, नीट का क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। जहां जहां ट्रिक की आवश्यकता होगी आपको ट्रिक ही बताएंगे, बट ज्यादा फोकस रहेगा हमारा एकेडमिक पर। आज हम 12th क्लास के चैप्टरों से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 12th क्लास में भी ज़्यादा मस्ट होती है। 11th हम स्टार्ट करेंगे साथ ही साथ, लेकिन अभी हमने 12th का स्टार्ट किया है, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन। अध्याय नंबर 1, पहला चैप्टर बेटा, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। चैप्टर के नाम से पता लग रहा है स्थिर वैद्युतिकी, यानी हम यहां स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर आवेश की जो जो प्रॉपर्टीज होंगी हम पूरी डिटेल में यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल सा टॉपिक होता है, लेकिन अगर ये कनेक्ट हो गया तो आप इस चैप्टर का एंड अच्छा कर सकते हैं। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। तो बेटा ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें स्थिर आवेश, स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेश यानी स्टैटिक चार्ज और आवेशों की अन्योन क्रिया, अन्योन क्रिया यानी म्यूचुअल इंडक्शन या
म्यूचुअल एक्शन भी कह सकते हैं, के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो इस चैप्टर की बेटा शुरुआत करते हैं क्विक, और हम स्टार्ट करते हैं आवेश से। आवेश यानी चार्ज है क्या आवेश? अभी तक आवेश के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, लेकिन आवेश की कोई परिभाषा ही नहीं है। अभी तक आवेश को परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, न कि फिजिकल क्वांटिटी। ये भौतिक राशि है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसके गुणों के आधार पर इसे पहचाना जाता है। जैसे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कोई डेफिनेशन ना हो तो उसके गुण ही उसकी पहचान बन जाती है। तो इसका गुण क्या है कि वे पदार्थ, या ऐसे कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हों। क्या उत्पन्न होते हों? विद्युत यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस पदार्थ के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो 100%, सपोज दैट मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट कर रहा है, तो आप कह दीजिए कि ये आवेशित है, इसके पास आवेश है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर, ऐसे कह सकते हम कि इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि, लॉस और गेन, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि ही आवेश है। आवेश है। कैसे? आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, यानी जितने उस पर धनावेश होते हैं उतना ही उस वस्तु पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। सपोज इस वस्तु पर 4 धनावेश हैं और 4 ही ऋणावेश हैं, राइट? तो इस कंडीशन में ये विद्युत की उदासीन है, क्योंकि इस पर जो कुल आवेश है वो इस समय 0 है। आगे चल के आप सीखेंगे कि ये कुल आवेश 0 क्यों है, क्योंकि जितना आवेश धनावेश पर होता है उतना ही आवेश ऋणावेश पर होता है, लेकिन इस पर प्लस में होता है और इस पर माइनस में, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज 0 आ जाएगा, राइट? मैं इस बात को समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी इस बात को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे चलकर। तो देखो यहां से ये याद रखना कि किसी वस्तु पर स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। ये 100% समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन ही केवल अपनी गतिशीलता के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा सकता है। मान लो अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। यानी सपोज मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर आप देखेंगे कि 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन अभी भी इसके पास टोटल चार्ज पॉजिटिव है, यानी अभी ये उदासीन नहीं है और ये वस्तु हो जाएगी धनावेशित। यानी अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो वस्तु हमेशा धनावेशित स्थिति में चली जाती है। और अगर मान लो ये वस्तु जो कि पहले उदासीन थी, अगर इस पर हम इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करते हैं,
तो मान लो सपोज इस पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा हो गए, तो हम देखेंगे कि ये 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन अभी भी इस वस्तु के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएंगे, इसलिए यह वस्तु अब उदासीन नहीं है और यह वस्तु होगी ऋण आवेशित। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। 101% आप ये समझें। और स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन का होगा, धनावेश का नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होती है, धनावेश एक बद्ध होता है, बाउंड होता है, इसलिए यह कभी गति नहीं कर सकता। अब हमने आवेश की बात की, तो अब हम आवेश के मात्रक के बारे में जान लेते हैं। तो बात करते हैं आवेश का मात्रक। तो बेटा कौन नहीं जानता विद्युत धारा की परिभाषा? हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या प्रति एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। एक ही बात है, जो नीचे होता है इसे बोलते हैं प्रति एकांक। तो अब यहां से Q बराबर हो जाएगा I गुणा T, Q बराबर I गुणा T। तो इसका जो SI मात्रक होगा, तो बेटा I विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, और टाइम का होता है SI मात्रक सेकंड। इसलिए एम्पियर इंटू सेकंड ये इसका SI मात्रक है, जिसे हम कहते हैं कूलाम। हम ये भी बताएंगे 11th क्लास का जब यूनिट और डायमेंशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब ये सभी मात्रकों के बारे में बताएंगे आपको। लेकिन अभी इतना सब जानते हैं कि धारा का मात्रक एम्पियर है और समय का सेकंड है, और एम्पियर इंटू सेकंड को कूलाम कहते हैं, और इसे C से लिखा जाता है। तो SI पद्धति का मात्रक है हमारा कूलाम। याद रखना, SI पद्धति का मात्रक क्या होगा? कूलाम। इसके बाद एक आती है CGS पद्धति। CGS पद्धति का मतलब यह है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। यानी लंबाई को यदि आप मापते हो तो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, तो इस पद्धति को हम CGS पद्धति कहते हैं। तो CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है यह होता है, एक तो होता है ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। स्थिर वैद्युत इकाई या स्थिर वैद्युत इकाई एक ही बात है, या वैद्युत स्थिर इकाई भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लेकिन इसी का दूसरा नाम है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेशों के प्रकार फ्रैंकलिन ने बताया, इसलिए इसका CGS मात्रक फ्रैंकलिन होता है। और इसी को हम कहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि जो हमें आता है वो तो बताया ही नहीं, और वो है स्टेट कूलाम। क्या होता है बेटा? स्टेट कूलाम भी होता है। तीनों एक ही बात है, तीनों के तीनों CGS पद्धति के मात्रक हैं। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से आवेश का मात्रक नहीं है, तो भाई साहब आपको ये तीनों ऑप्शन दे देगा, चौथे में कोई ऐसा ऑप्शन दे देगा जो इनसे अलग होगा। तो ये तीनों ही आवेश के मात्रक हैं। आवेश का मात्रक कूलाम भी है, लेकिन ये तीनों CGS पद्धति के हैं और ये SI पद्धति का है। इनमें संबंध क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। संबंध है इनमें कि 1 कूलाम
ये बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम कह दीजिए या फ्रैंकलिन कह दीजिए, एज्यूबिस मैं लिख देता हूं स्टेट कूलाम, राइट। तो क्या संबंध हुआ इनमें, 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम, राइट। आप चाहें तो नोट करते चलना साथ साथ वीडियो पॉज करके, अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अब देखिए आप, ये हमने आपको सीजीएस पद्धति में बताया। एक मात्रक इसका होता है चुंबकीय मात्रक, जिसे बोलते हम EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है, यह है इसका चुंबकीय मात्रक, आवेश का चुंबकीय मात्रक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। हम जानते हैं कि रिलेशन इसमें क्या होता है, 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलाम, यानी कौन बड़ा हुआ इसमें, 10 कूलाम मिलकर के बराबरी कर रहे हैं 1 EMU की, यानी शक्तिशाली कौन, EMU। इसलिए EMU इज ग्रेटर देन C, EMU मात्रक कूलाम से बड़ा होता है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। तो ये हो गया अपने पास 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलाम, या मैं इसे कह सकता हूं ESU, एक ही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, राइट। लेकिन आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आप श्योर रहिए आवेश से किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है बेटा, फैराडे। याद रहे, आगे चलकर के एक मात्रक आने वाला है फैरड, और इन दोनों में अंतर है, ये फैराडे है और वो फैरड है। एक बार एग्जाम में यही पूछा गया था, तो बच्चे गलती से कंफ्यूज हो जाते हैं। फैराडे आवेश का मात्रक है, जबकि फैरड धारिता का मात्रक है, जो आगे पढ़ेंगे आप। तो याद रखना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। ये है क्या, तो सुनिए। जो फैराडे है, एक फैराडे ये होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब मोल तो तुम जानते ही, यानी 1 मोल में अणु या परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होती है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो ऐसे ही 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी आवोगाद्रो संख्या के बराबर, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। और मैंने क्या बोला, ये संख्या है, क्या है ये, संख्या। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अगर संख्या में आवेश का गुणा कर दें तो ये टोटल आवेश आ जाएगा। याद रहे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवोगाद्रो संख्या जिसका मान होता है 6.023, आगे भी लिख सकते हैं वैसे 6.02 और भी आगे होता है, इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
राइट। तो बेटा इसको जब सॉल्व करते हैं तो समथिंग इसकी वैल्यू आती है 96,500 कूलाम। बहुत ज्यादा मान है, ये सबसे बड़ा मात्रक है। एक कूलाम ही अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है। ये तो कितना है 96,500 कूलाम। लेकिन इस फैराडे को परिभाषित करने का एक तरीका था, ये जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं। आप जब किसी ऑपरेटर पर कोई भी चार्ज की वैल्यू देखेंगे तो कूलाम में नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ये 96,500 कूलाम एक फैराडे के बराबर होता है। तो फैराडे जो है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। जनरली आप यहां से देखिए, जो मात्रक यूज में आएंगे व्यवहारिक मात्रक आवेश के, व्यवहारिक मात्रक, तो व्यवहारिक जो मात्रक होते हैं वो होते हैं जैसे माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम। इस प्रकार के व्यवहारिक मात्रक होते हैं जो डेली लाइफ में काम आते हैं, क्योंकि कूलाम भी अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ये 11th क्लास वाले बच्चों को परफेक्ट समझ में आएगा। जब 11th की क्लास चालू होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा। माइक्रो का मतलब -6, नैनो का मतलब -9 कूलाम और पिको का मतलब होता है -12 कूलाम। यानी ऐसे चलता है, जैसे 10⁻⁻1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे डेसी। 10⁻2 को बोलते हैं सेंटी, -3 को बोलते हैं मिली और -6 को बोलते हैं माइक्रो। इसके बीच में नहीं होता। जैसे -4 है तो हम उसको -3 में कन्वर्ट कर लेंगे या -6 में कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे उसको। जैसे सपोज दैट 10⁻⁻4 है हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻3 इंटू 10⁻1। अब 10⁻1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 इंटू 10⁻3। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻3। तो हम इसको लिख देंगे 0.1 और ये बन जाएगा मिली। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर अपन कन्वर्ट कर लेते हैं बीच वाली। ऐसे ही 10⁻⁻9 जो होता है इसको बोलते हैं हम नैनो। बाकी मैं बताई दिया आपको। 12 को क्या बोलते हैं, -12 को पिको। अब हमने जो भी मात्रक पढ़े आपके सामने, उनमें हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो पढ़ा हमने कूलाम, एक पढ़ा हमने ESU। अब मुझे बताइए कूलाम बड़ा है कि ESU। तो 100% आपको पता लग रहा है कि कूलाम मात्रक ESU से बड़ा है। अब ESU में और EMU में देख लीजिए आप, तो EMU मोर मच ग्रेटर देन ESU। ESU से बहुत बड़ा है EMU। और सबसे बड़ा कौन है, फैराडे है। सबसे बड़ा कौन है, फैराडे। अब हमने ये भी पढ़ा कि EMU कूलाम से बड़ा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि सबसे बड़ा कौन है यहां पर, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है फैराडे। और फैराडे के बाद कौन आता है, EMU। और EMU के बाद कौन आता है बेटा, कूलाम। और सबसे लास्ट में कौन आता है, अपना ESU। आप देखिए आवेश के इन मात्रकों में सबसे बड़ा फैराडे, उससे छोटा EMU, उससे छोटा कूलाम और कूलाम से भी छोटा कौन है, ESU। इसमें आप इन दोनों को देखें, कंफ्यूज ना हो। तो देखिए इधर, ये चुंबकीय मात्रक है और ये विद्युतीय मात्रक है, लेकिन है दोनों ही आवेश के मात्रक, क्योंकि आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। याद करने की ट्रिक हो सकती है, जैसे M का मतलब याद रखो, देखो E और U दोनों में सेम है। M का मतलब याद रखो मैक्सिमम, मैक्सिमम। और S का मतलब याद रखो शॉर्ट, याद हो जाए मैक्सिमम और शॉर्ट। तो जिसमें S आ जाए शॉर्ट यानी छोटा होता है, M आ जाए मैक्सिमम तो ये बड़ा होता है, यानी ये बड़ा होता है किससे, ESU से। राइट। मुझे लगता है कि अभी मैंने आपको केवल आवेश का परिचय दिया है, मात्रक सहित और परिभाषा सहित।
इसके बाद अब हम बात करते हैं आवेश के गुणों की, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और बेटा एक एक प्रॉपर्टी आपको एक एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में हमेशा देती आई है। तो प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई मे बी तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए आप वॉल्यूम 2 देखेंगे। अभी हम आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट जरूर करते चले। नेक्स्ट यानी आवेश के गुण। आज एक प्रॉपर्टीज और उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश के गुण भी कहते हैं या गुणधर्म भी कहते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सबसे पहले मैं वो प्रॉपर्टी लूंगा जिससे 100% सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पड़ता है। नंबर 1, आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब है कि आवेश का सतत मान संभव नहीं है। आवेश का सतत मान संभव नहीं है। यह मान विविक्त फॉर्म में होता है। किसमें होता है? विविक्त फॉर्म में होता है। कंटिन्यूअसली आप प्रत्येक वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लो घड़ी में 1 बजने के बाद यदि 2 बजते हैं, समझना ध्यान से, या 1 के बाद 2 आता है तो 2 के बाद अगर 3 आता है लेकिन इसके बीच के मानों को हम प्राप्त नहीं कर सके, जैसे 1.5 और 2.5 या 2.7, अगर ये वैल्यू हमें प्राप्त न हो, केवल 1 2 3 केवल इनकी नॉलेज हो, तो ये मान कैसा है? ये विविक्त है, ये डिसकंटिन्यूअस मान है। और अगर हम प्रत्येक मान प्राप्त करें तो वो कौन सा होता है? कंटिन्यूअसली मान होता है। तो आवेश प्रत्येक मान प्राप्त नहीं कर सकता, यानी प्रत्येक मान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? सुनिए अब, यानी आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, इसका मतलब आप 1 में या तो 2 का गुणा करिए, 3 का करिए, 4 का करिए, 5 का करिए, 10 का करिए, यह मान मिलना संभव है। लेकिन इसके बीच के मान हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे समझना, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। जैसे कोई भी आवेश का जो न्यूनतम मान है उसका पूर्ण गुणज होगा, भिन्नात्मक फॉर्म में नहीं होगा, भिन्न की फॉर्म में नहीं हो सकता। और आवेश का न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन के आवेश, कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश का न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इनका यह मानना है
कि आवेश का सबसे छोटा मान यही है। अब इसी के गुणा के रूप में किसी वस्तु पर कुल आवेश होगा। जैसे मान लो कि भारत सरकार द्वारा 1 रुपए से कोई छोटा सिक्का है ही नहीं, ऐसे मान के चलिए। सबसे रुपए की छोटी इकाई क्या है? 1 रुपया। अब मुझसे कोई मुझे सामने वाले से कोई कहे कि बताओ मेरी जेब में कितने रुपए हैं, सामने वाले क्या कहेगा कि इनकी जेब में 1 रुपए का पूर्ण गुणज राशि होगी। मतलब या तो 1 रुपया होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 50 होगा, 500 होगा, 5 लाख। लेकिन ऐसे नहीं होगा, 1.5 रुपया नहीं होगा मेरी जेब में, 2.5 रुपये, यानी 1 रुपए का पूर्ण गुणज ही होगा। राइट, समझ में आ रहा है ना एग्जाम्पल? यानी ये न्यूनतम राशि है, तो इसका या तो 1 होंगे या 2 होंगे, 3 होंगे, 50 होंगे, यानी इसमें जो गुणा होगा वो पूर्णांक राशि का होगा, भिन्न राशि का गुणा संभव नहीं है। तो इस हिसाब से तो हम पता लगा सकते हैं कि वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा। तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश Q, ये हो जाएगा N। अगर हमें यह पता लग जाए कि उस पर आवेश की संख्या कितनी है, जैसे हमें पता लग गई कि उस पर 50 है और न्यूनतम कितना होता है E के बराबर, तो E का क्या कर दो? गुणा कर दो। अगर यह पता लग जाए कि संख्या कितनी है, जैसे मेरी जेब में 1-1 के सिक्के हैं मान लो, तो कोई बाहर से ये देख करके ये पता है उसको कि इससे छोटा वैल्यू हो नहीं सकती, तो वो क्या कहे? गिन ले जेब में कि इसके पास 10 सिक्के हैं, तो 10 में गुणा 1 का कर देगा बराबर 10 रुपए। तो आवेश ये पता लग जाए इस पर कितने आवेश हैं, यानी 1-1 के कितने सिक्के हैं मेरी जेब में, पता लग गया 50, तो 50 में किसका गुणा कर देगा? 1 का, तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 50। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोले 5, तो इसमें कितने का गुणा कर दो? 5 का, तो कुल आवेश आ जाएगा उसके पास। मेनली आवेश प्लस भी होता है माइनस भी, तो प्लस माइनस लिखते हैं, बट हमेशा याद रखें आप मोड के रूप में लें, आप प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना? क्योंकि जब वो ये कहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उसने पहले ही कह दिया इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और प्रोटॉन की कहेगा तो वो तो प्लस होता ही है, तो आप तो मेनली इसको मोड का मतलब होता है प्लस में ही लिखें, तो Q बराबर Ne। अब बेटा यहां पर 3 भौतिक राशि हैं, Q, N और E। न्यूमेरिकल करने के लिए आप जानते हैं कि किसी दिए गए समीकरण में से अगर 3 अज्ञात राशि हों, तो एक समीकरण में 2 अज्ञात राशि पता हो तभी तीसरी निकाली जा सकती है। तो यहां से देखो, Q अज्ञात राशि, N अज्ञात राशि पर E ज्ञात है। हम जानते हैं कि इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ये हमको पता है। तो अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक पता लग जाए तो हम दूसरी पता कर सकते हैं। अगर कुल आवेश पता है तो मैं उस पर आवेश की संख्या बता सकता हूं, और आवेश की संख्या पता है तो मैं कुल आवेश बता सकता हूं। याद रखना, अभी मैं बेसिकली केवल आवेश के गुणधर्म में पहला बिंदु चल रहा है, और इतना डिटेल में लूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मैं यदि बात करूं तो आवेश के इस सूक्ष्मतम मान को आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आवेश का क्वांटा क्या होता है, तो आवेश का एक क्वांटा वही होता है जो आवेश का सूक्ष्मतम मान होता है, और वो है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो एक क्वांटा किसके बराबर होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ओके, अब बात आती है कि क्या ये अभी तक यही चला आ रहा है कि आवेश जो है वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा? N यहां बता देता हूं, पूर्ण गुणज का मतलब 1, 2, 3, 4 ... या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, ऐसे नहीं होगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं। लेकिन आज मॉडर्न फिजिक्स आ चुकी है, क्वांटम फिजिक्स। एक वैज्ञानिक है, ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा रहा है। इसको बोर्ड के स्टूडेंट ना देखें, लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो देखें कि वैज्ञानिक गेलमान, मैं आपको नाम बता रहा हूं,
वैज्ञानिक गैलमान। गैलमान ने कहा है कि किसी कण पर आवेश भिन्नात्मक भी हो सकता है। अभी हम पूर्णांकित कह रहे थे, अब यह कह रहा है कि किसी कण पर आवेश पूर्ण गुणज न होकर भिन्नात्मक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? भिन्नात्मक भी हो सकता है। और इस कण को क्वार्क पार्टिकल कहते हैं। क्वार्क पार्टिकल, क्वार्क पार्टिकल क्या कहते हैं बेटा? क्वार्क पार्टिकल। कोई आपसे पूछे कि क्वार्क मॉडल किसने दिया, तो गैलवान ने दिया था। उसने कहा कि ये क्वार्क जो पार्टिकल हैं, इन पर आवेश पूर्ण गुणज नहीं होता। कैसा होता है? भिन्नात्मक होता है। वैसे तो क्वार्क 6 होते हैं, लेकिन मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए केवल, वैसे आप क्वार्क डाउन, क्वार्क स्ट्रेंज क्वार्क, मैं आपको ज़्यादा ले जाऊंगा अगर सब चीज़ें, तो आपके मन में फिर ज़्यादा दुविधाएं होंगी कि ये क्या होता है। तो मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज बता रहा हूं। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है बेटा डाउन क्वार्क। अब यहां से देखिए, अप क्वार्क का जो चार्ज होता है ये होता है 2/3e। देखो साहब, भिन्नात्मक आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन का 2/3, तो अब पूर्णांकित नहीं है ये किसने कहा? गैलवान ने। और जो डाउन क्वार्क होता है, इसका होता है -e/3। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। इसका चार्ज इतना है और इसका चार्ज इतना है। मैं आपको बता दूं कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ही है जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। यदि आपको समझना ही है तो मैं आपको यहां समझाऊं कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन धनात्मक होता है। ध्यान रखना, ये सब जानते हैं। तो प्रोटॉन जो मिलकर के बना होता है, ये बना होता है 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है प्रोटॉन। तो यहां से देखें आप, 2 अप क्वार्क यानी ये हो गया 2 इंटू चार्ज देख रहे 2/3e प्लस 1 डाउन क्वार्क, तो ये होगा माइनस, तो प्लस और माइनस e/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3e माइनस e/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4e माइनस e बराबर 3e/3, 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू e। तो यही आवेश होता है प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन धनात्मक होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटॉन। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर न्यूट्रॉन भी बता दो। तो पहले तो आप न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी बताओ मुझको, इसको नोट कर लेना आप। अब देखिए आप, न्यूट्रॉन कहां पाया जाता है? नाभिक में, न्यूक्लियाई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं मिलकर। न्यूट्रॉन जैसे पता लग रहा है न्यूट्रल, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होता है, उदासीन है ये, यानी इस पर जो चार्ज है वो कैसा होता है? 0। आइए बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है? ये न्यूट्रॉन बनता है एक होता है अप क्वार्क और बेटा 2 होते हैं डाउन क्वार्क। आइए चेक कर लेते हैं। अप क्वार्क यानी 2/3e और डाउन क्वार्क में लगेगा क्या? -2 × e/3। सॉल्व करते हैं इसको
तो 2/3e माइनस 2/3e इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। यानी ये केवल मेरे नॉलेज के लिए, मैं और भी बता सकता हूं, लेकिन एक अप क्वार्क दो डाउन क्वार्क से कौन बनता है? न्यूट्रॉन बनता है। और दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से क्या मिलता है? प्रोटॉन। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई यह पूछे कि किसी वस्तु पर आवेश पूर्णांकित न होकर भिन्नात्मक भी हो सकता है, यह बात किसने कही? तो कौन है? गैलवान। गैलवान का कौन सा मॉडल जो आवेश को पूर्णांकित होना नहीं बताता है, तो वो कौन सा मॉडल है? क्वार्क मॉडल। कौन सा मॉडल? क्वार्क मॉडल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। किससे? Q बराबर NE से। अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको लर्न होना चाहिए, उसके बाद हम और एक्सरसाइज करेंगे, यानी एक एक गुण लेंगे और जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि हम कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो हम सब करने वाले हैं। कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप ट्राई करना किसी भी मॉड्यूल से, किसी भी एक्सरसाइज से, या कोई भी कंपटीशन के नोट से। क्वेश्चन आता है कि एक कूलाम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। इजी है, बट ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे मुझे याद है 6.25 गुणा 10 की घात 18, 6.25 इंटू 10⁻18। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप करिए। देखिए इधर ये कह रहा है कि ये कोई वस्तु है, इस पर है एक कूलाम आवेश। अब वो कह रहा है कि अगर एक कूलाम आवेश है तो इसमें संख्या कितनी है इलेक्ट्रॉन की? तो तुरंत आप आ जाइए फॉर्मूला Q बराबर NE पर। आपको क्या गिवन है? कुल आवेश आपको दिया गया है कि एक कूलाम आवेश से संबंधित E आप जानते हैं, तो आपको निकालनी है संख्या। तो N बराबर Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है? एक कूलाम। E की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए यह मात्रकहीन हो जाएगा। पॉइंट उठाएंगे, ऊपर 10 नीचे 16, और ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। राइट। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 5 बार और ये 8 बार, तो 5/8 गुणा 10 की घात, ये 19 है तो 18, 1 0 आप यहां ले लीजिए इस पर। अब 8 से हम इसको डिवाइड करें तो कितना हुआ? 8 छिंक 48, 2 बचा, पॉइंट लगाया 20, 8 दूनी 16, 4, 8 45 गुणा 10 की घात 18। ये याद रखेंगे तो कई जगह ये आपको बड़े न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, डायरेक्टली वैल्यू रख करके। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कम से कम 8-9 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन की, उससे बाहर किसी भी सिलेबस में नहीं बचेंगे। और अभी बहुत सारी एक्सरसाइज हम इसी से करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अपन आज यही एंड करते हैं। और उसके बाद वॉल्यूम सेकंड में हम लेकर के आएंगे पहली प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स और 2-3 प्रॉपर्टीज और लेकर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।